ओए मौलिया के ओए थानेदार। 2 लड़के सिलेक्ट हुए थे, एक मैं और एक परवेज मुशर्रफ। नवाया है सोने उन्होंने कहा 10 मौलिया तेरा की बयान है, कहता लिखो है थानेदारा इन्हों मारन तो बाद इन्होंने पोतरे भी मारांगे। जब वापस आ रहे तो परवेज मुशर्रफ से ही मैंने पूछा, मैंने कहा परवेज भाई निशाने हैदर लेने का क्या तरीका है? सिगरेट पी रहे थे, कहता तुम निशाने हैदर लेने आए? सुल्तान राही का नाम कैसे डला था? फिल्म वैशी जट सुपर पर उसके बाद ना सुल्तान राय साहब ने पीछे मुड़ के देखा, न नासिर अदीब ने पीछे मुड़ कर देखा। जितने डायरेक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं, मैं हल्फन कह सकता हर एक को सुल्तान राय ने पाला। लोग कहते हैं ना उसको डाकू ने मारा, बखुदा उसे डाकू ने नहीं मारा। और वो कहता होता था एक बात, कहना मैं जो जाऊंगा तो मैंने याद करोगे। धर्मेंद्र की कहानी लिखने गया था ना इंडिया, तो वहाँ मेरी जावेद अख्तर से मुलाकात। मैं क्या मैं आया हूँ ना यहाँ बम्बे, तो मैं आया हूँ आपसे मिलने, मैंने आपको बुलवाया तो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास जो हीरो था ना सिर्फ एक रोल कर सकता है। मैंने कहा तुम अमिताभ बच्चन से वर्सटाइल एक्टर को 6 साल तक से ज्यादा नहीं चला सके। मेरे इस प्रोग्राम के जरिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ, और अगर उसके बाद इंडस्ट्री में वही बहार ना आए तो मुझे सरेआम लटका दिया जाए, मैं ट्रेड भी छोड़ दूँ। बड़ा दावा कर रहे हैं जी। सुनो पॉडकास्ट में आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ द लेजेंड मौला जट सुल्तान राही, और उनकी जुबानी सुनाने जा रहे हैं जो कि उनके साथ बहुत काम कर चुके हैं। नासिर अदीब साहब एक फेमस राइटर पाकिस्तान के। सुल्तान राही फिल्मों में कैसे आए और वो कौन सा वक्त था जब इनको फिल्में मिलना बंद हो गई? सुल्तान राही के कत्ल की मिस्ट्री क्या है? ये सब बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है आपके सामने। आपको सारा पाकिस्तान जानता है और बैरून ममालिक में भी लोग जानते हैं, लेकिन छोटा सा तारुफ करवाएं कि नासिर अदीब है कौन? अल्लाह ताला से एक दुआ की थी, चौथी जमात में था मैं, तो एक लाखपति आदमी को मैं देखने गया था। कुछ ये उस दौर की बात है जब हमारे घर में 10 रुपये का नोट नहीं होता था, चांदी का रुपया होता था। तो मैं सोचा कि जो लाखपति आदमी वो कैसे होते हैं। मैं उसको देखने गया, सालम पैदल चल के, ये सालम इंटरचेंज है ना, वहाँ रहता था। वो हिंदू था, सानी नाम था उसका, नाम और था, सानी उसकी कौम थी। वहाँ पहुँचे तो पता चला उसको तो मरे 3 महीने हो गए, लाश भी उसकी जला दी। तो मैं बड़ा मायूस, मैंने कहा मुझे उनके घर लेकर उनको मैं घर देखूँ, उनके बेटे देखूँ। तो गया तो 3 बेटे थे उनके मैंने गौर से देखा तो वो वही 2 टांगें थीं, 2 हाथ थे, 2 आँखें थी हमारी तरह। तो ये उस वक्त मेरे जहन में बात बैठ गई कि हमारे जैसे ही आदमी थे। तो ये फिर उसके तकरीबन 72 ईयर्स बाद मैंने मकालमा लिखा कि मुस्तफा कुरैशी जब सुल्तान राय को देखता है मौला जट में, कहता है वाह रब्बा, लत्तां भी 2, हथ भी 2, सिर भी 1, इन्ने आम जिसमें तो जरूरत आ ही नहीं सकती जी नत नाल टकरा सके। तो ये इसलिए बताया कि बचपन की सुनी हुई बातें लाशऊर में दफन हो जाती हैं, फिर वो शऊर में आती हैं, उभरती हैं। तो वहाँ से मुझे आया, मैं अपने चचा के पास आया, मैंने कहा वो सानी मार गया तो अखबार में नहीं आया। कहता पुत्र अखबार में उन लोगों के नाम आते हैं जो ऐसा काम करें जिनका नस्लों पर असर हो। तो वैसे नहीं आते, वैसे कई लाखपति मर जाते हैं। तब अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह जब मैं मरूँ तो अखबार में खबर आए, इतना मशहूर कर दे मुझे। उस सफ़र पे मैं चल पड़ा और सबसे पहले फ़ैसला किया कि मैं निशाने हैदर लूँगा, क्योंकि हर साल एक अखबार में छपते होते थे 2-3 सफ़े मेजर तुफ़ैल सरवर शहीद के, जिन्होंने सबसे पहला निशाने हैदर लिया। तो आर्मी में चला गया, काबिल भी था, बोलना भी आता था और शक्ल भी खूबसूरत थी, टाल भी था, स्मार्ट भी था। सिलेक्ट हो गया। मैं जिस बैच में सिलेक्ट हुआ, 2 लड़के सिलेक्ट हुए थे, एक मैं और एक परवेज़ मुशर्रफ। अच्छा। तो जब वापस आ रहे तो परवेज़ मुशर्रफ से ही मैंने पूछा, मैंने कहा परवेज़ भाई निशाने हैदर लेने का क्या तरीका है? तो सिगरेट पी रहे थे, कहता तुम निशाने हैदर लेने आए हो आर्मी में? मैंने कहा जी क्यों? मैंने कहा मैं मशहूर होना चाहता हूँ। कहता बेटा वो मरने के बाद मिलता है। मैंने कहा फिर उस शोहरत का मुझे क्या फ़ायदा जो मरने के बाद मिले? मैंने वो वह नौकरी छोड़ दी। अच्छा। फिर मैंने नावल लिखने शुरू कर दिए कि मशहूर हो जाऊँ। नावल मेरे सुपरहिट हो गए और फिर मैंने BA कर लिया। फिर मैंने एप्लीकेशन दी TV पे कि यहाँ ये प्रोग्राम प्रोड्यूसर के, यहाँ ड्रामे लिखूँगा और ख़ुद ही डायरेक्ट करूँगा, मशहूर हो जाऊँगा। सेलेक्ट हो गया वहाँ भी। जिस दिन सेलेक्ट हुआ तो उस दिन जा रहा था, टिकट मेरी जेब में था, रावलपिंडी मैंने सरगोदा से ज्वाइन करना था वहाँ TV।
तो अखबार मशरक़ में अखबार छपा एक फ़िल्म का, वो मेरे नावल पर थी। मैं वहाँ जाने के बाद आधे पैसे वापस करके वो टिकट मैंने ली और मैं लाहौर आ गया। वो आगे तो फिर लंबी दास्तान है। बाहर वो मैंने अपना अदालत में केस करके वो केस जीता और 4,000 रुपया देकर उन्होंने मेरे साथ सुलह की, साथ दाढ़ी को हाथ भी लगाया। अच्छा। और ये भी कि हम आपको काम भी देंगे। वो 4,000 के नोट मैंने देखे, लाल रंग के, मुट्ठी मेरी भर गई। और पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में 4,000 नोट इकट्ठे देखे। तो जो नौकरी करने जा रहा था उसकी तनख्वाह थी 175 रुपये बेसिक, अलाउंसेस मिला के कोई 188 रुपये बनती थी। असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर में सेलेक्ट हुआ था। मैंने कहा मैं उधर नहीं जाता, मैं ए इंडस्ट्री में जाऊँगा। यूँ मैं इंडस्ट्री में आ गया। वाह। फिर 6 साल इंडस्ट्री ने मुझे जलील किया। मुझे किसी ने ना सुना और जिसने सुना उसने रिजेक्ट कर दिया। कहानी सुनानी भी नहीं आती थी वो पर। फिर अल्लाह ने एक मौका दिया और फिर कहानी सेलेक्ट हुई और हसन अस्की साहब जैसा डायरेक्टर मुझे मिला और वहशी जट फिल्म बनी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मैंने उल्टा आके रख दिया। क्या बात है। ये नासिर अदीब था। नासिर अदीब ने तो बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आज हमारी ऑडियंस को हम कहानी सुनाएंगे सुल्तान राही की। जी। सुल्तान राही। कहानी लिखने के मैं कम से कम इस वक्त 30 लाख रुपये लेता हूँ। मैं आपको सुना देता हूँ, जब मैं जाऊँ तो 30 लाख रुपये ज़रूर लिखने के तो आप ज़रूर बाकी लेते हाँ, होंगे, अल्लाह आपको और नवाजे। लेकिन नासिर अदीब साहब ये बताइएगा कि सुल्तान राही कौन था, कैसा शख्स था, और सुल्तान राही का नाम सुल्तान राही डला कैसे? जी, मैं जिस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हाई भाई एंटर हुआ तो उस वक्त सुल्तान राय जो था वो छोटे छोटे रोल कर रहा था। तो मेरी आदत थी मैं हर फिल्म देखता था। मैंने पुरानी फिल्में भी फिर देखी। सबसे पहली फिल्म जिसमें सुल्तान राय ने शॉट दिया, एक शॉट था साइलेंट, वो फिल्म थी ख़ानदान और उसके डायरेक्टर थे रियाज अहमद शेख और राइटर थे अर्श लखमी साहब। उनके लिए विलनों के लिए लड़कियाँ उठा कर ले आता। अच्छा। तो जो भी हीरो सुनता था ना वो कहता था ये मैंने रोल नहीं करना। हाँ। सुल्तान राय ने बदमाश का रोल किया था, वो नेगेटिव, तो वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ था। तो उन्होंने रसन डार साहब मरहूम ने उनको बुलाया और कहा कि ए रोल है। और फिर के एक वक्त आता है कि वो विलन कहते हैं फलां लड़की को उठा कर ले आओ, उस घर से जाता है तो वो अपनी बहन उठा कर ले आता, तो वहाँ वो पेश कर देता है। या पेश करता तो उस वक्त उसे पता चलता होता मेरी बहन सी, तो वहाँ से वो टर्न लेता है। तो उसने कहा जी मैं करूँगा। उसने फिर किया और वो फिर उसका वो पोस्टर आपने कभी देखा हो शायद, ब्लड उसके ऊपर गिरा हुआ था। तो लास्ट में वो बड़ा हिट हुआ उसका वाइंड अप कि वो अपनी बैंड की डोली रुखसत करने लगता है। तो वो विलन कहते हैं कैसी डोली नहीं जान देनी, हम उनकी ज़िद बन जाती है। तो वो डोली के पर जनाब वो वहाँ फिर गाना था कि छेती छेती आई कंधा डोली नू जाए आई वीर वे तेरी भैन बड़ी दिलगीर वे। तो इंटरकट में घोड़े पर आ रहा होता है। तो वो जो बुलंदा होता है बदमाश, वो जो विलन होता है, तो वो बुलंदा डोली पर यूँ हाथ रख लेता है, कहता मैं ये डोली मैं ले जानी। तो वहाँ सुल्तान ने एंटर होकर ना अजीज़ मिठी साहब ने जुमला लिखा था बड़ा अच्छा, कहता मेरी भैन दी डोली तो हाथ चुक ला बुलंदिया, नहीं तो आज कुछ नहीं हो रहना। तो यहाँ फाइट थी, फिर उसने मर्डर कर दिया। यहाँ से सुल्तान राय सुपरहिट हो गया, मतलब वो कैरेक्टर रजिस्टर्ड हो गए लोगों के दिमाग में। उसके बाद फिर ये हुआ कि सुल्तान राय को हर एक ने बशीरा बना लिया। यानी जो अंडर प्रोडक्शन फिल्में थी उन्होंने भी उनके ऊपर बाल्टी खून की फेंक के ना उनको वो पोस्टर पे लगानी शुरू कर दी। वो फिल्में फेल हो गई, 1 2 3 4 सुल्तान राय फारग हो गए, लोगों ने उनके लेना छोड़ दिया। अच्छा, फिर ये टाइम भी आया हाँ कि हिट हुआ और फेल हो गया। फिर फेल हो गया। उसकी वजह वो साबर ने वही करना शुरू कर दिया ना। तो उसके बाद फिर वहशी जट जब बनी तो हसन अस्की साहब जो थे वो भी उस वक्त फ्लॉप डायरेक्टर थे, मैं नया राइटर था, तो प्रोड्यूसर भी नया था, तो हीरो तो चाहिए था। उसमें मौला जट था, सुल्तान राय के नाम फिल्म का नाम वहशी जट था। तो सुल्तान राय हसन अस्की साहब का दोस्त भी था क्योंकि उन्होंने उनके साथ सिरदर्दी बाजी और खून पसीना और एक और फिल्म पत्नी वो बनाई थी। तो उन्होंने राय साहब को ले लिया। तो राय साहब हमारे पास ही होते थे, हर वक्त बैठे रहते थे, दिन में शूटिंग करनी, गप्पे मारनी, ये वो फलां। तो उसके बाद वहशी जट का जब सेंसर प्रिंट चला तो उनको दिखाया जो AM स्टूडियो के मालिक थे, AR कारदार के वो भांजे थे मलिक साहब। ठीक है। उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने जनाब फिल्म ख़त्म हुई तो भाग के चले गए। हसन अस्की साहब उसके पीछे गए, मैं भी साथ साथ था।
तो अब तो आप मुझे टाइम ही देख रहे हैं, पैंट में शर्ट में, तो मैंने वो पजामा पहना हुआ था बगैर इस्त्री किया, और ऊपर कमीज़ थी वो भी बगैर इस्त्री थी। तो वो जाके बैठ गए, तो आगा साहब ने अस्करी साहब बैठ गए, तो कहते आगा जी आपने फिल्म के बारे में बताया कोई? हाँ, प्रीव्यू करके निकल गए। नहीं, कुछ भी नहीं किया, बगैर कुछ कहे निकल गए। हाँ। तो आगा सुल्तान राय ने हसन अस्करी साहब ने पूछा कि आगा साहब आपने कुछ बताया नहीं, निकला? कहता उल्लू दे पट्टे, पहले मैं अपना सिर दर्द ठीक कर लवां, मैं एस्पर की गोली मंगाई है। कहता मैं तैनूं किन्ना किहा सी किसी चंगे राइटर नूं लवें, वो किस पागल दे पुत्तर नूं तू राइटर लेता, कौन है जिन्हें ये फिल्म लिखी है? अब मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ। तो वो मैं पिछले पैरी आहिस्ता आहिस्ता पीछे ही हो गया। कहता किस पागल नूं तू राइटर इन्हें फिल्म लिखी है, सिर दर्द है। तो कहता जी वो राइटर, तो मैं दरवाजे खुद कहता जी वो ए राइटर है। कहता या इदा बेड़ा गर्क कर देता तू, या किसी होर दा ना बेड़ा गर्क करी, ये तेरा काम नहीं, जा चला जा। अच्छा। मैं क्या करता फिर ऐसे मौके पर, ऐसे आदमी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर फिल्म लगी तो फिल्म सुपरहिट हो गई। अब सुपरहिट क्या होती है मुझे तो पता नहीं था। वो मुबारकबादें, हार, ये वो, सुल्तान राय की जीप पर लोगों ने चढ़ना शुरू किया। मैं घर आ गया तो फिर सुल्तान राय साहब रात को तकरीबन 10-11 बजे आखिरी शो के बाद मेरे घर आए। बैठे, चाय वाय मैंने पिलाई, तो मुझे कहते हैं ना साहब मेरी फिल्म सुपरहिट है ना? मैं कहा सर मुझे तो पता नहीं है, मेरी तो पहली फिल्म, मुझे इतना पता है कि आपकी जीप टूट गई है। वो फिर 2-3 दिन बाद पता चला फिल्म वैशी जट सुपरहिट हुई। पर उसके बाद ना सुल्तान राय साहब ने पीछे मुड़ के देखा, न नासिर अदीब ने पीछे मुड़ कर देखा, यूँ सुल्तान राय बना। क्या बात है। तो सुल्तान राही का नाम कैसे डला था, सुल्तान राही? असल में ये नाम किसने रखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम उनका सुल्तान था। राही उन्होंने कैसे लगा लिया ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है। लेकिन ये मेरा अपना एक आइडिया है कि उस आदमी ने वहाँ से, पिंडी वाल था, पिंडी में पैदा हुआ, तो फौजी घराने से ताल्लुक़ था उसका। अच्छा। तो वहाँ से ये सफ़र करता करता लाहौर आ गया, तो इसने अपने आप को शायद राही कह लिया। राही कहते हैं जो राही हो, यानी सफ़र करने वाला। तो इस तरीके से उसने रख लिया। भारत जिसने भी नाम रखा कमाल रखा कि वो दुनिया का पहला एक्टर है सर। न ये आज़ाद किसी हॉलीवुड के एक्टर को हुआ, ना इवन दिलीप कुमार को हुआ जो एशिया का सबसे बड़ा एक्टर माना जाता है, और ना किसी और को होगा, कि कब्र के उतरने तक मैंने 17 कैमरों को उसको फॉलो करता देखा। जब उसे दफन किया मैं साथ था, दीवार पर 17 कैमरे लगे हुए थे, 17 चैनलों के। तो उन्होंने कहा जी अंदर आपने इसको चेहरा खोल के दिखाएं। कब्र में लेटे हुए के चेहरा खोल के एक्सपोज किया गया। इस तरह किसी, आपने दिलीप कुमार का भी जनाजा देखोगे, हमने देखा है, किसी ने कभी कैमरे ने इस तरह किसी को चेज़ नहीं किया जैसे उसको किया, सुल्तान राही को जैसे चेज़ किया। क्या बात है। वैसे तबीयत कैसी थी, मतलब उनकी गुस्से वाले थे, नरम मिजाज थे? सुना है कि कुरान की तफसीर भी पढ़ा करते थे। मुख्तसर मैं जुमला बोलूँ तो ये फैसला करना मेरे लिए मुश्किल है कि वो आर्टिस्ट अच्छा था या इंसान अच्छा था। क्योंकि कभी तो सोचता हूँ आर्टिस्ट अच्छा था, फिर सोचता नहीं वो इंसान अच्छा था। मैं उसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वली मानता हूँ। मैंने इतना धीमा आदमी और इतनी बर्दाश्त वाला आदमी और इतना ख्याल करने वाला आदमी, इतना सखी आदमी मैंने नहीं देखा फिल्म इंडस्ट्री में। जितने डायरेक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं इस वक्त या जो मर गए, मैं हल्फन कह सकता हूँ हर एक को सुल्तान राय ने पाला। सुल्तान राही ने पाला जी। जिस डायरेक्टर के पास फिल्म नहीं होती थी वो उसके पास जाते थे। एक मेरे डायरेक्टर दोस्त भी थे, उनके पास फिल्म नहीं थी तो उसके पास गया एक बारी स्टूडियो में। और कहता दरीस खां की गल है आजकल वेला फिर खैर है? कहता साहब जी मैंने कोई फिल्म ही नहीं देंदा। कहता अच्छा। कहता जाके ना रॉयल पार्क से कह दे कि सुल्तान राही 1 महीने वास्ते मेरे कोल है, मैं रोज़ तेरी शूटिंग करांगा। उसने जाकर कह दी, उसे फिल्म साइन हो गई। वो फिल्म थी रोटी, उसका राइटर मैं था, सुपरहिट हो गई। फिर अल्लाह ताला ने उसको बहुत फिल्में दी। हसन अस्करी साहब जब भी मसले में कोई प्रॉब्लम होता था, मेरे उस्ताद भी थे, तो वो कहते थे फिल्म शुरू कर दो। कहते जी मेरे को पैसे नहीं, 50,000 रुपये दें, जरा शुरू कर दो, फिल्म शुरू कर दो, पैसे आ जाएंगे। तो आ जाते थे और बाद में पैसे आ जाते थे। क्या बात। जो आदमी उसके पास गया
उसने उसको वापस नाकाम नहीं भेजा, उसको पैसे दे के भेजा। हर मस्जिद के मौलवी ने उसको से पैसे लिए, हर छोटे आदमी ने उससे पैसे लिए। लोग कहते हैं ना उसको डाकुओं ने मारा, बखुदा उसे डाकुओं ने नहीं मारा, वो इत्फाक से मर गया। बहुत बड़े आदमी का बहुत छोटे आदमी ने कत्ल किया। वो बिल्कुल सही है कि वो दोनों हाथ कोनियों के वो उस गाड़ी पे रख के खड़े थे, वो टायर बदल रहा था नीचे, पीछे से वो लड़के आए जो भी था वो डाकू, और उसने यूं उसकी ये गर्दन पर ना पिस्तौल की नाली रख के कहा कि हाथ खड़े कर ले। तो उसकी आदत थी वो बड़े ज़ोर से यूं टर्न करते थे, तो उसने यूं ही टर्न किया होगा, उसके वो गोली दब गई और वो गोली यहाँ से ऊपर निकल गई। सुल्तान रे कत्ल हो गए। कोई किसी ने नहीं मार, लोग कहते हैं आसिफ जरदारी ने मरवाया, कोई कहता है फलां ने, किसी ने कुछ नहीं किया। कोई कहते हैं बीवी साजिश में शरीक थी, नथिंग, कोई शरीक नहीं था, ये महज इत्तफाक था। अल्लाह ताला ने उसको लेके जाना था, उसको लेके चला गया। मौला जट कहाँ से दिमाग में आई, नाम कहाँ से दिमाग में आया? साहब जी नाम तो मैंने रखा था ये वैशी जट में, इसका नाम मौला जट था। तो जिस वक्त मौला जट बनाई तो मौला जट का मेरे से सरवर भट्टी साहब एक आइडिया लेकर आए थे, उसका नाम था बग्गा भट्टी। बग्गा भट्टी। एक उसका नाम था हाथ जोड़ी, जो उन्होंने रखा होता एक फ़ाइल के ऊपर ना, उन्होंने उसमें 5-7 पेपर भी थे। तो मुझे कहने लगे ये कहानी लिखवानी है। मैंने कहा ठीक है। सारे राइटरों से होके आए, तो वो कहानी मैंने लिखी। तो जब कहानी लिखी तो प्यार बहुत करते थे मेरे से, अखलाक बड़ा अच्छा था, बाकी कुछ नहीं था। तो मैंने उनकी कहानी बड़े प्यार से लिखी, और वो जो किरदार मेरे पास लेके आए थे ना, दारो नतनी और नूरी नाथ के विलन जो उठा के, उनको मैंने जोड़ दिया वैशी जट के साथ, और वैशी जट का सीक्वल बना दिया। ठीक है। जहाँ वैशी जट ख़त्म हुई थी कि गंडासा उसने दफन कर दिया, वहाँ से मैंने मौला जट शुरू की। वाह। वही दानी जो मौला जट वैशी जट में थी वो थी, हाँ जी। किरदार भी उसने किया। वही मुखो वो वैशी जट में थी, वो भी उसमें थी। वो जो मलकानी थी, गजाला ने जो रोल किया था खरदमाग मलकानी का, उसको दारो नतनी बना दिया। और जो हाकू मलक विलन था उसकी जगह आ गया नूरी नाथ। नूरी नाथ आ गया। तो वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। हाँ, तो मैंने उसका नाम बग्गा भट्टी और वो छोड़ के मैंने उसका नाम रखा मौला जट। तो इस तरीके से मौला जट नाम आया और वो रखा गया। मतलब मौला जट का बाय किसी चीज से सोच के नहीं रखा था? नहीं, वो फिल्म से सीक्वल जो सीक्वल बना रहे थे, तो इसकी वजह से जैसे वैशी आप- जट से फिर मौला जट। हाँ, जब मौला जट का सीक्वल मेरा लेजेंड मौला जट हो गई। तो इस तरह ही नाम हाँ चेंज जी। करते रहे। अच्छा, उस टाइम पे जब ये फिल्म बनाने लगे थे, क्या बजट्स क्या लेते थे ये अपना सुल्तान राही साहब? क्या चार्ज करते थे? ज़्यादा चार्ज करते थे या कम चार्ज करते थे? नहीं, सुल्तान राय साहब एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में मशहूर था कि ये वो 2.5 लाख रुपये लेते हैं। 2.5 लाख रुपये उनका रेट था। 2 लाख पहले 25, जब वैसी जट थी 25,000 रुपये की थी। तो जब मौला जट आई तो उस वक्त वो 2 लाख रुपया लेते थे। मौला जट के बाद उन्होंने 2.5 लाख रुपया कर दिया। फिर 2.5 लाख से पता लगा पर फिल्म फिर पता चला 3 लाख कर दिया। तो एक दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा आगा साहब हमें तो लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते, आप इतने पैसे लेते हैं, हमारे भी पैसे लोगों से कहीं बढ़ा दें। क्योंकि मैं वैशी जट मौला जट लिखने से पहले मेरा जो रेट था वो 30,000 रुपया था। ठीक है। मौला जट के बाद मैंने रेट कर दिया 60,000 रुपया। फिर जनाब 92 में जब इंटर कॉलेज शोर लगी, मैंने अपना रेट कर दिया 1 लाख रुपया। आखिरी फिल्म सखी बादशाह थी, उसका मैंने लिया था 1,80,000 रुपया। ठीक है। तो ये हाईएस्ट अमाउंट थी जो मैंने जो एक उस वक्त फिल्म ली थी। ली। तो मैंने राई साहब से कहा, मैंने कहा ये हमें तो लोग नहीं देते, आपको लोग 3-3 लाख रुपए देते हैं। मैं कहा लेकिन आप देखें कि आपके पीछे मेरा कलम है और मैं कितनी मेहनत करता हूँ। इन्हें कहे मुझे पैसे दें। तो मैंने सीरीस हो गए के अंदर मैंने बंदा विखा जी ने मैंने 3 लाख देते हैं। मैंने कहा ये 3 लाख तो नहीं 2.5 लाख तो लेंदे। कहते वो बंदा विखा जी ने मैंने 2.5 लाख देता है। मैं क्या चलो 2.5 लाख नहीं देते, 2 लाख तो कन्फर्म है ना। कहता वो बंदा विखा जी ने मैंने 2 लाख देता है। हवाई सी। मैं फिर क्या, मैंने कि मतलब क्या? कहते नहीं, सारे साइन 2.5 लाख में भी हुआ, 3 लाख में भी हुआ, 2 लाख में हुआ। प्रोड्यूसर जैसे फिल्म रिलीज पर होने पे आती थी ना, तो चला जाता था कि जी वो फिल्म महंगी होगी, मेरे को डिलीवरी चुकन लिए पैसे नहीं है, तो मेहरबानी करो कुछ छड़ दो। तो तू किन्ने चाहना है? फ़र्ज़ करो सुल्तान रही उनको 2 लाख रुपए में साइन था, लाख रुपये, अब लाख रुपये और देना है, तो किन्ने ने पाया? कहता जी मेरे को 50,000 लिया और दे। तो लेटर उसे दे देते, वो चला जाता। कभी उसको पूरे पैसे नहीं मिले। और वो कहता होता था एक बात, कहना मैं जो जाऊँगा तो मैंने याद करोगे। और वो जब गया तो अपने साथ ही ले गया, इंडस्ट्री का अरूज भी साथ ले गया, इंडस्ट्री की दौलत भी, इंडस्ट्री की फिल्में भी,
और मैंने उनके जब वो मर्डर हुए थे, मेरे से आशिक चौधरी, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, आमीन। सब के इंटरव्यू ले थे कि यार सुल्तान ही कत्ल हो, आप इस पर तबसरा करें। सब कहने लगे जी इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हो गया, सुल्तान रे मुँह था, ये था वो था। मैंने से उसे पूछा, आप नासिर साहब, मैंने कहा जी एक गोली चली, आप भी यही कहते हैं, लोग भी कहते हैं और अखबार में भी आया कि सुल्तान रही एक गोली चली कत्ल हो गया। मैंने कहा एक गोली से सुल्तान रही कत्ल नहीं, 17 कत्ल हुए। कहता जी 17 कैसे हुए? मैं क्या, यूनुस मलिक 1, मसूद भट्ट 2, परवेज़ राना 3, हसन अस्करी 4, दाऊद भट्ट 5, अल्ताफ़ हुसैन 6 तो ये डायरेक्टर कत्ल हो गए। नासिरदीप 1, मोहम्मद कमाल पाशा 2, आगा इम्तियाज़ कुरैश 3, अजीज़ मिट्टी 4 और एक और राइटर सईद साली 5। मैंने कहा ये 5 राइटर भी कत्ल हो गए, 11 हो गए। कहता जी, मैंने कहा जब इसके साथ चकोरी कत्ल हो गई, अंजमन कत्ल हो गई, आसिया कत्ल हो गई, इजहार काजी कत्ल हो गया, गुलाम मुहिउद्दीन कत्ल हो गया। क्यों कि ये थे तो सब ये थे। हाँ, ये था तो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर थे तो मैं राइटर था। बिल्कुल। मैंने कहा वो नहीं होंगे, एक वक्त आएगा आप मेरी बात को सच मानेंगे, मैं आपको इंडस्ट्री के इस खंडरों में ये जिंदा लाशें चलते हुए आपको दिखाऊंगा। और फिर लोगों ने देखी कि वहाँ यूनुस मलिक साहब भी फारग बैठे हुए हैं, सूदी भट्ट भी फारग है, परवेज़ राना भी फारग है, हम भी फारग हैं, और बैठे सोच रहे क्या करें और क्या करें। अच्छा, जब आपने वो जिक्र किया स्टार्ट में कि एक टाइम आया जब हिट हुआ सुल्तान राही, मौला जट और उसके बाद सारी कहानी, उसके बाद आपने कहा कि फिर एक टाइम आया कि जब फिल्में मिलना बंद हो गई, वो कौन सा टाइम था? वो बशीरा की रिलीज़ के बाद। बशीरा की रिलीज, वो वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बशीरा की कहानी तो किसी ने देखी नहीं, लोगों ने ये समझा कि वाइंडअप पे जो उसका ब्लड था ना, वो पोस्टर बड़ा हिट हुआ था। ठीक है। वो ब्लड पूरी कमीज़ पर पहली दफ़ा आया था यहाँ से ये तक। तो लोगों ने फिल्में बनाई हुई थी सुल्तान राय की, ठीक है। एंड चेंज कर दिया, यानी एंड पे मर्डर करवा के ना उसके छुरे चाकू से तरह मरवाया और फिर कमीज़ जो थी वो खून से गीली कर दी। वो फिल्में इसकी 6-7 थी जो उस वक्त, या 8 जो अंडर प्रोडक्शन थी, वो धड़ाधड़ उन्होंने रिलीज़ कर दी कि इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन बात यह है कि 12 रीलां 13 रीलां इतने बकवास फिल्म, तो एंड पे छुरी चल लोग उन्होंने गालियाँ निकालना शुरू कर दी। वो फिल्म जनाब, वो सारी फिल्म फेल हो गई, तो सुल्तान रे फारग हो गए। तो उसके बाद परेशानी का आलम भी गुजरा। परेशानी का आलम हुआ, फिर वैशी जट आई। तो वैशी जट में सुहासन अस्करी साहब की सारी ज़िंदगी इसलिए इज़्ज़त करते थे और मेरे साथ भी प्यार इसीलिए करते थे कि जिस वक्त उनको किसी ने, हर एक ने लेना छोड़ दिया था, तो अस्करी साहब ने लिया था। मतलब एक अरूज को जवाल आया था। हाँ जी। और फिर हसन अस्करी साहब ने फिर अरूज दिया। जी हाँ। और फिर बनने शुरू हो गई मूवीज़। और उसके बाद कौन कौन सी मूवीज़ आई सुल्तान राही की? उसके साथ बहुत सारे 274 फिल्में तो मेरी हैं सिर्फ, बाकी राइटरों का मुझे पता नहीं। टोटल कितनी वैसे मूवीज़ कर चुके होंगे सुल्तान राही साहब? सुल्तान राही ने 1000 से ज़्यादा की हैं फिल्में जो रिलीज्ड है, जो रिलीज़ है, और जो अनरिलीज्ड भी कुछ? वो भी तो कुछ होंगी, लेकिन उनके मुझे नहीं पता तादाद कितनी, लेकिन 1000 से ज़्यादा रिलीज़ हैं। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि दुनिया में किसी एक्टर ने इतनी फिल्में नहीं की। इतनी फिल्में नहीं की। अच्छा, अमूमन हमारी इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी हो या बाहर की भी इंडस्ट्री हो, कहा जाता है कि हीरो का बड़ा सफ़ेद रंग होना चाहिए और हीरो खूबसूरत होना चाहिए। इन शॉर्ट, सुल्तान राही साहब के नाक पे बड़ी तनकीद होती थी और बहुत सी चीज़ों पे तनकीद होती थी, तो फिर एज हीरो कैसे लिया उनको स्टार्ट में? सुल्तान राही को जो आप कहते हैं ना कि सुल्तान राही कैसे बना, वो कि नाक भी उनकी तनकीद होती थी। जी जी। और दांत भी जो होते तो पान खाते तो वो नज़र आते थे, दांत भी अजीब व गरीब किस्म थे। और शक्ल भी जो थी वो बहुत मामूली शक्ल थी, और एज भी जो थी वो भी हीरो वाली नहीं थी। और हीरो जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और हीरो का मतलब है सबसे खूबसूरत। सबसे खूबसूरत। हीरोइन का मतलब है सबसे खूबसूरत लड़की जी। तो वो तो सबसे खूबसूरत एक बात है, वो तो खूबसूरतों में भी शुमार नहीं होते थे। अगर हम खूबसूरती देखें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत एजाज साहब थे जी। उनसे खूबसूरत हबीब साहब थे, उनसे खूबसूरत कैफ़ी साहब थे, उनसे खूबसूरत सुधीर साहब थे। तो खूबसूरती तो नहीं ना, बात यह है कि मैं जो समझता हूँ कि सुल्तान राय को सब हीरो से सबकत देकर और सुपरहिट करना ये साबित करता है कि इज़्ज़तें और अज़मतें
सिर्फ अल्लाह के हाथ। अच्छा, उसके बाद वैशी जट और मौला जट जब आई उसको बंद करवा दिया गया था। ये मौला जाट MLO 81 के तहत जो थी ना बैन की गई थी। अच्छा, मौला जाट उतरी नहीं थी, उतरी नहीं थी, मौला लगी जाट- रही थी। उसकी वजह ये है कि लेकिन- सदर ज़िया को किसी ने कह दिया था कि ये जो फिल्म है इसको उतार दो, क्योंकि वो एक सहाफ़ी ने या पत्नी किसी एंकर ने ये जुमला बोला था कि मार्शल लॉ भी चल रही है और मौला जट भी साथ साथ चल रही है, कि मौला जट जो है ये सिस्टम के ख़िलाफ़ है और तुम नूरी नत तुम्हें बनाया गया है और मौला जट जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो है। अच्छा, तो ये वो सिस्टम है, इसको लिहाजा उन्होंने MLO 81 के तहत उसको बैन कर दिया। और उसके बाद ये कहते हैं कि सिनेमा घरों में से उतारी भी गई, जी फिर इस पे प्रॉपर बैन भी लगाया गया। जी हाँ। हसन अस्करी साहब का क्या रोल था? हसन अस्करी साहब का कोई रोल नहीं। हसन अस्करी तो एक ऐसा डायरेक्टर था सर जिसने कभी किसी की बात तारीफी की ही नहीं, ना कभी किसी की मुखालफत की। नासिर दीद साहब, ये बताइएगा कि मौला जट को एक ही तरह के किरदार दिए गए और खूनी कपड़े, हाथ में गंडासा, और ये कल्चर कब से आने लग गया पंजाबी फिल्म्स में? जब से नासिर दीवा है। ये आप लेके आए? जी मैं लेके आया, आई एम प्राउड ऑफ इट। लोग तो मुझे ये कहते हैं ना, मैंने कलाशनकोव कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया। जी, बहुत से लोग कहते हैं। कलाशनकोव मैं नहीं लाया सर, कलाशनकोव तो सदर ज़िया साहब लाए थे, उस दौर में आई थी। मुझे तो माशरे में जो चीज़ मिली, अब मुझे पहले डांग थी तो मैंने वैशी जट में डांग और गंडासे को यूज़ किया, उसके बाद राइफ़ल आ गई, मैंने राइफ़ल को यूज़ किया, राइफ़ल के बाद सर कलाशनकोव आ गई तो मैंने कलाशनकोव को यूज़ किया। मैं अपने पास से तो नहीं लाया, जो मुझे राइटर तो जो देखता है उसी को मुनाकिस करता है ना, मैं लेके आया। सही। मैंने हर फिल्म बदमाशी पे लिखी और आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने बदमाशी पे फिल्में लिखी। मैंने आप मेरी आप और सारी मेरी फिल्में सुपरहिट है। बिल्कुल। क्यों सुपरहिट है? एक ही किरदार है, एक ही किरदार मैं है। जब धर्मेंद्र की कहानी लिखने गया था ना इंडिया, तो वहाँ मेरी जावेद अख्तर से मुलाकात हुई थी, जिंदाबी जावेद अख्तर। तो उसने कहा कि ऐसे बात हुई है, वो तो कहता आप, मैं गया था मिलने तो ग़ुलाम मोहिउद्दीन ने आपको फ़ोन किया तो आप मुझे मिलने PC में नहीं आए थे, क्या आप अपने आप को बहुत बड़ा राइटर मानते हैं? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जो शख्स बम्बई से चलकर PC लाहौर तक चला गया, वहाँ से 13 किलोमीटर के फासले पर मेरा घर था, मेरे घर आता, मैं बाहर निकल कर इस्तकबाल करता आपका। मैं क्या, मैं आया हूँ ना यहाँ बम्बे, तो मैं आया हूँ आपसे मिलने, मैंने आपको बुलवाया तो नहीं है। और बाकी रह गई बड़े राइटर की बात, मैंने कहा बड़े राइटर का तो मुझे नहीं पता कि मैं बड़ा हूँ या आप बड़े, इसका फैसला तो आवाम करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें आप। आपके पास एक हीरो था जिसको अमिताभ बच्चन कहते हैं, क्लर्क भी अच्छा लगता है, बदमाश भी अच्छा लगता है, पुलिस वाला भी अच्छा लगता है, रोमांटिक रोल करते हुए अच्छा लगता है, गरीब भी अच्छा लगता है, अमीर भी अच्छा लगता है, पॉलिटिशियन भी अच्छा लगता है, मॉडर्न भी अच्छा लगता है, पेंडू भी अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे पास जो हीरो था ना, सिर्फ एक रोल कर सकता है। मैंने कहा तुम अमिताभ बच्चन से वर्सटाइल एक्टर को 6 साल तक से ज़्यादा नहीं चला सके, मुझे 25 साल हो गए उसको चलाते हुए, और एक ही किरदार, और एक ही किरदार। मैं तेनू नहीं छड़ांगा, मेरी हर कहानी की ये बुनियाद थी सुल्तान। मेरे से ये किसी ने पूछा नहीं। ये मैं पूछूंगा ना आपसे आज। अच्छा आप पूछ लें कि ये आप बदमाशी पे फिल्म्स क्यों बनाते थे? हाँ, बात ये है कि पहली फिल्म जब मैंने लिखी वैशी जट, आप उससे पहले की सारी फिल्में देख लें पंजाबी, उसमें लाला सुधीर जैसा बहादुर हीरो भी हो, या उसमें अजाज दुरानी जैसा खूबसूरत हीरो हो, हबीब जैसा परफॉर्मेंस वाला हीरो हो, कोई भी हीरो हो, जब थाने जा गए थे ना, हर एक हीरो का देखे, साहब बहादुर मेरी मां नू छड़ दो, साहब बहादुर मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई, साहब बहादुर, यानी पुलिस वाले को हमेशा साहब बहादुर कहते थे। ठीक है, ठीक है। मैंने वैशी जट लिखी तो जिस वेले सुल्तान रहे गया थाने, उन्होंने कहा 10 मौलिया तेरा की बयान है, कहता लिखो है थानेदारा, इन्हों मारन तो बाद इन्हों दे पोतरे भी मारांगा। तो लोगों ने उठ कर क्लैप की, जिस वेले उसने किया ओए मौलिया कहता थानेदारा, लोग चीख पड़े। क्यों? कि पुलिस से नफरत थी उन्हें। मैं तो खैर बचपन में नफरत लेकर पैदा हुआ ना पुलिस से, तो जोड़े मेरे कौम थी, आज भी अगर वो पूछे आपके सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हैं तो पुलिस से करते हैं। तो वो रिलेट कर गए, तो डरते हैं, घबराते हैं या तंग है तो बदमाश से। क्योंकि जब मैंने फिल्में लिखनी शुरू की, हर महल्ले में एक बदमाश था, एक बदमाश 400 बंदे के 4 लाख महल्ले पर जो इंसानों की आबादी थी हुकूमत करता था,
एक बदमाश। तो मैंने इसके खिलाफ बगावत की। वो लोग जो बदमाश के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते थे, उन्होंने स्क्रीन पर जब सुल्तान रही को उस बदमाश को मारते देखा, उसका मुकाबला करते देखा, तो उन्होंने सोचा कि हमारे कलेजे में ठंड पड़ गई, रिलेट कर गए रिलेट कर गई। एक बात। नंबर 2 कि जब भी मैंने सुल्तान रे को खड़ा किया ना, या बदमाश के सामने खड़ा किया या जालिम के सामने खड़ा किया, और जालिम के जुल्म को जब कोई भी रोकते देखता है तो लोग खुश होते हैं। मैंने पूरी फिल्म में सिर्फ एक हदीस की बुनियाद पर लिखी कि सरकार ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब भी जुल्म देखो उसे हाथ से रोको, ये सबसे मजबूत ईमान की दलील है। मैंने सुल्तान राय के हाथ में वो ताकत दी जो हदीस के मुताबिक थी। बदमाश है तो जुल्म को उसने हाथ से रोका। यही वजह कि फिल्में हिट होती रही और फिल्में और यही चली गई। बदमाशी भी आज भी वही है। आज बदमाशों का स्टाइल बदल गया है। अब उनका नाम माफिया हो गया है। पहले बदमाश थे, अब माफिया ग्रुप है। माफिया ग्रुप, अब मेरी फिल्में माफिया ग्रुप के खिलाफ है, क्योंकि हर फील्ड में माफिया है। प्रॉपर्टी में माफिया है, आप बकरी मंडी चले जाएं माफिया है, आप सब्ज़ी मंडी चले जाएं माफिया है, कहीं भी चले जाएं हर जगह माफिया है। सही। और बैठा हुआ। सुल्तान राही साहब खुद कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मैं वर्सटाइल एक्टिंग करना चाहता था। जी, ये उनकी गलती थी और ये उनके अंदर देखें वो हिट हुए और वो कर्ब से भी गुजरे। मैं उन्होंने करके गुजर, कामयाब नहीं हुए। नहीं, मैंने कहा कर्ब से गुजरे। हाँ, वो वजह ये थी कि वो देखते थे कि वहीद मुराद को, नदीम साहब को, और वो दूसरे जो इजहार काजी को, गुलाम मुहिउद्दीन को, मेरा नाम है मोहब्बत, ये वो फलां रोमांटिक मूवीज़ भी करना चाहते थे। मूवी उनका शौक था कि मैं भी गाने गाऊं। हाँ। तो हम फिल्म बना रहे थे जीने की सज़ा। तो अस्करी साहब उसके प्रोड्यूसर थे, मैं राइटर था। तो मेरा और अस्करी साहब का बड़ा इख्तलाफ हुआ उस फिल्म में, जो दो जगह इख्तलाफ हुआ। एक जट दा खड़ाक पे हुआ और एक जीने की सज़ा पे हुआ। जीने की सज़ा पे इसलिए हुआ कि जीने की सज़ा में वो आदमी जब मफरूर हो जाता है तो वो अब अपनी दाढ़ी और वो सारा कुछ मूछ वगैरह ख़त्म करके पैंट शर्ट में आ जाता है और मॉडर्न हो जाता है। अच्छा। और फिर वो बाबरा शरीफ के साथ गाना भी गाता है, मोटर बाइक पर सवारी भी करता है। तो मैंने अस्करी साहब से कहा, मैंने कहा अस्करी साहब, मेरा नाक़िस तजर्बा ये है कि इस आदमी का गेटअप यही रहने दें, इसको ये वहीद मुराद ना बनाए, लोग नहीं लाइक करेंगे। हाँ, उनका शौक़ था कि मैं वहीद मुराद बनूं। अच्छा। मैंने बड़ा समझाया अस्करी साहब को, अस्करी साहब नहीं माने। उसकी वजह ये थे कि वो उनके ममनून एहसान भी थे और वो फिल्में करवाने वाले भी वही थे। आगा सुल्तान रही, उन्होंने करा दिया। मैंने कहा आगा साहब मेरी एक बात याद रखना, ये शाहकार फिल्म होगी देखने वालों की नज़र में, आवाम की नज़रों में नहीं होगी ये शाहकार फिल्म, ये याद रखना। वो लोग जो पंजाबी फिल्म पर क्रिटिक है ना, वो तनकीद करते हैं आप पर, मुझ पर, ये वो बड़े खुश होंगे कि यार ने बड़ी लॉजिकल बात की है कि वो मफरूर था, उसने अपना गेटअप बदल लिया और ये वो, लेकिन आवाम नहीं खुश होंगे। वही हुआ सर, आवाम नहीं खुश हुए, तनकीद भी आई। वो उनको उसी रूप में देखना चाहते थे। और फिर ये मैंने सुल्तान राय को समझाया। मैंने कहा सुल्तान राय साहब मेरी एक बात सुने। मैंने कहा आपकी ये ख्वाहिश है, मेरे से आपको शिकायत भी है कि मैं ऐसे रोल नहीं लिखता। हाँ। मैंने कहा इजाज़ दुरानी ने शोले बना के सुल्तान राय बनने की कोशिश की, नहीं बन सका। इनायत हुसैन भट्टी ने कोशिश की, चंद मखना बना के नहीं बन सका। कैफी साहब ने जुल्म दा बदला बुला के कोशिश की, नहीं बन सका। और हबीब साहब ने कोशिश की, वो नहीं बन सके। दहशत, उसका दहशत नाम था उस फिल्म का। मैंने कहा वो भी नहीं बन सके। नहीं ना बन सके, कहता नहीं। मैंने कहा आप भी ये नहीं बन सकते। आपको अल्लाह ने जो बनाया है, जिद्दा दुध विकदा हुए उन्होंने दही नहीं जमानी चाहिए। तो अल्लाह ने रोज़ दिता इस करो। मैं क्या मैनू वेखो, मैं स्टाइल बदलिया नहीं ना बदलिया, मैं आज तक हिट हाँ। सुल्तान राय तो 96 में चले गए, आज 2022 में मेरी लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई है। मैं अपना वही स्टाइल लेकर आया हूँ ना। ऐसा ही है। ये लोग कहते हैं नई इंडस्ट्री है, ये यूथ जो है ये नई बातें देखना चाहती है। हम लाहौर वालों को कहते हैं तो आपकी पुरानी सोच है। तो मैं आज ही मैं एक आदमी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार आप लोगों की नई सोच है ना। मेरी लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद 54 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, मुझे सिर्फ उनके नाम बता दो, चलना तो बड़ी दूर की बात है। जुमे को लगती हैं, जुमे को उतर जाती हैं। तो कहाँ गया आपकी वो सोच कि नई, अगर आपको पता है कि नई यूथ पसंद करती है आपकी सोच को, तो फिर आपकी फिल्में तो फेल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हम तो पुराने लोग हैं ना, हमारी सोच हमारी नहीं मैच करती यूथ से।
लेकिन वही यूथ है वो फिल्में देख रही है। और आप जाएं, अगर हाल में 100 आदमी बैठे होंगे, उनमें 60 औरतें होंगी, 7 बच्चे भी होंगे, और एक्शन फिल्में जो देखने आती हैं। तो ये लोग गलत कहते हैं कि पब्लिक का ये ट्रेंड है। पब्लिक का कोई ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड हम लोग देते हैं। वैशी जट से पहले कहाँ विलन अनटचेबल था? वैशी जट से पहले तो जो फिल्में शुरू होती थी, एक कहानी, एक रील कहानी चलाई, फेड आउट की, फेड इन कॉमेडी कर ली, फिर फेड आउट कॉमेडी करी, फेड इन कहानी कर ली। रंगीला और मुनव्वर की जोड़ी होती थी, साथ वो रज़िया एक हीरोइन भी होती थी। तो मैंने तो वो निकाल ही दिया फिल्म से। मैंने तो मेन एक्टर से कॉमेडी करवाता हूँ। मैं तो अपने मेन हीरो से क्लैप लेता हूँ। लाजीराम मौलाजट देखी आपने? देखी जी। एक वो सीन है ना जिसमें वो कहती है कि जोर तो बाद जिद तो बाद ये तो फलां फलां, और मैं सोच जरा साढ़े चो बाल होगा की होगा, कहता पक्का हराम दा होगा। पूरे हाउस के लिए पे, और सारे लोगों ने लाफ्टर दिया। तो बात ये कि ट्रेंड हम देते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नूरी नत का किरदार वो कहाँ से आया था, कि ये नूरी नत के लिए ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को किसने चूज़ किया था? नहीं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तो उस वक्त हर पंजाबी फिल्म की ज़रूरत थे। मैंने कोई भी फिल्म पंजाबी शुरू होती थी तो एक तिकोन थी, सुल्तान राय मुस्तफ़ा कुरैशी अंजमन, या सुल्तान राय मुस्तफ़ा कुरैशी आसिया, या सुल्तान राय मुस्तफ़ा कुरैशी और साइमा। तो ये एक तिकोन थी, ये ज़रूरत थी पंजाबी फिल्म, वरना पंजाबी फिल्म छोटी काउंट होती थी। अच्छा, अगर ये तीनों ना हो तो वो छोटी फिल्म काउंट होती थी। छोटी फिल्म होती। ठीक है। तो सुल्तान मुस्तफ़ा कुरैशी तो आने ही आने थे, वो तो फिर नूरी नत बन गए। सही, नूरी नत बन गए। उनका किरदार भी कमाल का है। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये भी कहा जाता है कि इस बात में हकीकत कितनी है, ये बताइएगा आप, कि मौला जट को देख के लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को याद करते थे और रोते थे बाकायदा सिनेमा में। इस बात में हकीकत है? जी, मैंने अपनी आंखों से देखा तो नहीं, लेकिन सुना है। यह मैंने आपको पहले भी बताया ना कि सदर ज़िया साहब के कानों तक ये बात पहुँचाई गई थी कि जो मौला जट फिल्म है ये आपके ख़िलाफ़ है, और नूरी नाथ का किरदार आपको दिया गया है, और मौला जट का किरदार जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। सही। तो ये उनको बताया गया, तभी उन्होंने वो बैन कर दी। सुन के, हालांकि उन्होंने देखी तो नहीं थी फिल्म। ठीक है। बाद में फिर सरवर भट्टी गए, रोए धोए उनके सामने, और उन्होंने वो जो थे रिलीज़ कर दी। सही। ये फिल्म जो है नशर कितनी देर रही? लेकिन बेसिकली ये मैंने फिल्म सिस्टम के ख़िलाफ़ लिखी थी। मेरे अंदर जो अंडर करंट बात थी वो ये थी कि मैंने सिस्टम के ख़िलाफ़ लिखी थी, कि सिस्टम मेरे मुल्क में ये चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है, ये शुरू से था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज भी वही है। माँ जोशी यदि हाथ से डांग है, तो वो डांग मैंने नूरी नाथ के हाथ में पकड़ा दी, कि वो कहता था मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो एक आदमी ने बगावत कर दी, तो उस वक्त उसको मैंने फांसी नहीं दिलाई है, उसको मरवाया नहीं है मैंने, उसकी वो टांग कटवा दी मैंने, कि इस सिस्टम को लंगड़ा करने की ज़रूरत है, जो सिस्टम चल रहा है। सही हो गया। अच्छा, ये बारिशों वाले जो गाने आए थे जी, इनका कल्चर कब से आने लग गया पाकिस्तानी फिल्म ये इंडस्ट्री में? नासिर अदीब का तोड़ किया था राइटरों ने। तोड़ किया था? जी हाँ, क्योंकि जो मेरा स्टाइल है लिखने का, डायलॉग या स्क्रीन प्ले या जो फिल्म की कहानी, वो आपके सामने ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये तारीख़ है। तारीख़ वो है कि जो सामने नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं। वैशी जट से शुरू होकर लेजेंड ऑफ मौला जट तक देखें। मेरी फिल्म में कभी वल्गैरिटी आप नहीं पाएंगे, वल्गर डायलॉग नहीं पाएंगे। अगर कोई किसी ने बोला है अपने तौर पर, किसी ने बोल दिया तो मैं नहीं कह सकता किसी, वरना मैंने अपने कलम से आज तक वल्गर डायलॉग नहीं लिखा। सही। और ना मैंने कभी ये लिखा है कि यहाँ नंगा गाना हो या बारिश वाला गाना हो। ये ज़रूर लिखा कि यहाँ रोमांटिक सॉन्ग है या ये मुजरा है। ठीक है। तो मेरे सामने जो राइटर थे उनको गलती उनसे ये हो गई, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, जो राइटर थे मोहम्मद कमाल पाशा थे, परवेज़ कलीम थे, अजीज़ मिट्टी साहब थे, सईद साली साहब थे, ये सारे मेरे से काबिल राइटर हैं। मैं ऑन एयर तस्लीम कर रहा हूँ। वाह। खलील रहमान कमर है जी। ये सब मेरे से राइटर काबिल हैं। मैं अगर अपनी काबिलियत की तरफ आऊँ, इल्मियत की तरफ आऊँ, मैं इनसे बहुत पीछे हूँ। ठीक। डबल एम ए मैंने किया हुआ, लेकिन डबल एम ए आदमी को राइटर नहीं बनाता। राइटर अल्लाह की ज़ात बनाती है, पैदाइशी होता है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि जिन्होंने मेरे स्टाइल को अपनाया वो फेल हो गए। राइटरों से एक ही गलती हुई कि प्रोड्यूसरों को कहने पर उन्होंने मुझे कॉपी करना शुरू कर दी। तो बात यह है कि कॉपी तो कॉपी होती है ना। अब जब मार्केट में जाएं तो आपको पता है ब्रांड भी कॉपी बिकती हैं, तो कॉपी और असली में फ़र्क होता है। तो वो जब हिट नहीं हुए तो फिर डायरेक्टरों ने सहारा लिया नंगे गानों का
और फिर उस नंगे गानों को हम नहीं ख़त्म कर सके, बड़ी कोशिश की यार। आज भी नहीं, अब तो ख़त्म हो गए। वो पता क्यों ख़त्म? वो किसने ख़त्म किए? किसने किए? वो थिएटर वालों ने ख़त्म किए। वो इसलिए कि गाने में तो एक औरत फ़र्ज़ करो उसने अपने लो नेक दिखा दी, पेट दिखा दिया, ये है ना। अब वो पर्दे पर है ना, सामने तो नहीं ना। थिएटर वालों ने तो स्टेज पे सामने कर यही काम शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा यार ज़रूर वहाँ जाना, यहाँ ओरिजिनल देखो, वहाँ कापी ज़रूर देखनी है। लिहाजा वो ख़त्म हो गया, और वो कल्चर अब ख़त्म हो चुका है। और रही जही कसर जो थी वो मोबाइल ने निकाल दी। सही हो गया। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का जो अरूज था जब सुल्तान राही साहब थे, हयात थे, ज़वाल के बाद फिर वो अरूज अब तक उस तरह से जो उस टाइम पे था आप लोगों का, अब क्यों नहीं आ सका? इसकी वजह हुकूमत पाकिस्तान है। मरीम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़ी हूँ। मेरे साथ खड़ी हैं, बिल्कुल से उन्होंने बयान दिया है जी। मेरे लिए वो एक बेटी की हैसियत रखते हैं और काबिल एहतराम है। मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ जी। और अगर उसके बाद इंडस्ट्री में वही बहार ना आए तो मुझे सरेआम लटका दिया जाए, मैं ट्रेड भी छोड़ दूँगा। बड़ा दावा कर रहे हैं जी। जितने शहर हैं छोटे, हर शहर में एक ऑर्डिनेंस नाफिज कर दें, जो प्लाजा बनाएगा 4 मंजिला उसमें एक सिनेमा ज़रूर बनाएगा, खा 50 सीट का बनाए। अगर इंडस्ट्री में का वही बहार आप ना देखें तो मैं जैसे कह रहा हूँ मुझे सरेआम फांसी दे दे। ये मैं मरियम नवाज को बेटी कह के कह रहा हूँ कि ये एक बाप तुम्हें कह रहा है कि अगर आप चाहती हैं वाकई के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर बहार आ जाए जी, अरूज तो आए कुछ ना करें, ना हमें ग्रांट दें, ना हमें पैसे दें, हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक मांगते हैं कि हर शहर में जिसकी आबादी कम से कम 4 लाख हो, उसको तो शहर मानते हैं ना आप, हर शहर में जैसे पहले थे हर जगह सिनेमा थे और सारे सिनेमा खत्म हो गए। एक पाबंदी लगा दें कि कोई भी 4 मंजिला जो प्लाजा बनाएगा उसमें उसके लिए सिनेमा बनाना मस्ट होगा। हर शहर में सिनेमा बने। आपको पता है हमारी इंडस्ट्री पे रूज क्यों था? जिस वक्त हमारी इंडस्ट्री पे रूज था 350 सिनेमा था सर्किट में। 350 सिर्फ लाहौर में 87 सिनेमा थे जिसमें 7 टूर टाकियाँ थी। और आप आज अब 3 के 2-4 रह गए बस। आइए अब नई स्क्रीन आएगा, आप गिन लें, 10 नहीं, 12 नहीं, 16 नहीं, 20 होंगे बस। उस टाइम पे 87 थे। 87 13 सिनेमा में एक फिल्म रिलीज होती थी, एक फिल्म। वो वजह कि फिल्म डेड फ्लॉप होती थी ना, उस वक्त फिल्म बनती थी 7 या 8 लाख रुपए की या 5 लाख की। ये मौला जट साहब 11 लाख रुपए की फिल्म थी। सर फिल्म डेड फ्लॉप हो जाती थी तो प्रोड्यूसर प्रॉफिट में होता था। आप पूछे कैसे? मेन सिनेमा पे फ्लॉप होती थी। 350 जो सर्किट का सिनेमा था वहाँ कहीं 5,000 का प्रिंट, कहीं 10,000 का प्रिंट, कहीं 3,000 का प्रिंट वो जाता था। और उस 5,000 रुपये के लगा लें, उसको 350 से ज़रब दे दें तो वो प्रॉफिट में चला जाता। जी। लेजेंड ऑफ मौला जट लगी ना यहाँ जी, इसने यहाँ पाकिस्तान में 125 के 26 करोड़ 1 अरब 26 करोड़ रुपये की बिज़नेस कर ली है। अगर सर्किट में जो मैं ये कह रहा हूँ ये सन में होते, इसका बिज़न 3 अरब रुपया होता। तो 3 अरब रुपया आप देखें ना, एक आदमी प्रोड्यूसर आए, एक दौर है। अब ये है कि सिर्फ मेन शहर रह गए ना, 10 करोड़ की या 12 करोड़ के रुपए की फिल्म बना के फैसलाबाद जो है वो 25 लाख रुपए की तो कोई नहीं बेचेगा ना। ऐसे ही ठीक है। और 1 लाख रुपये या 30 लाख या 50 लाख लेने वाला कोई नहीं है। इतना रिस्क कोई नहीं लेता। लिहाजा प्रोड्यूसर खुद लगाता है, तो उसका बाद दफ़ा सारा डूब जाता है, बाद दफ़ा आ भी जाता है, लेकिन इतना नहीं आता जितना, क्योंकि आप 50% लेता है सिनेमा। और देखें ना, बांग्लादेश ने और इंडिया ने अपने मुल्क के लिए ये लॉ किया है कि वहाँ 30% लें अपनी मुल्की फिल्म से। ठीक है। बाहर की फिल्म से 50% लें। ठीक है। इन्होंने यहाँ हर एक से 50% लेने शुरू कर दिया। अब एक आदमी 20 करोड़ रुपए की फिल्म बनाता है, भाग दौड़ के साल जलील हो के, और जब वो यूसीबी लेकर जाता है वो फिल्म, तो आगे 50% का पार्टनर बैठा हुआ है और फिर खुद कैश ले रहा है और प्रोड्यूसर को 6 महीने का चेक देता है शेयर का। तो ये तो गलत है। इसको मारने में सिनेमा ओनर का भी हाथ है। ये सर्किट में छोटे छोटे सिनेमे बनेंगे तो प्रोड्यूसर वहाँ से पैसा कमा लेगा, वो नुकसान में नहीं रहेगा। सही हो गया। और एक मेरी रिक्वेस्ट मरियम नवाज साहब से ये भी है कि वो इन सिनेमा ओनर्स को बाई ऑर्डर कहें कि ये जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है इसको बहाल करने के लिए आप भी सेक्रीफाइस करें, बजाय इसके क्या फारग बैठे हैं, इनको फिल्मों को 30% लें, इनके साथ जुल्म ना करें। सर ये बताइएगा कि मौला जट का सबसे वायरल डायलॉग क्या था? मौला न मारे तो मौला नहीं मरदा। ये कहाँ से जहन में आया?
सर ये पहले भी मेरे से एक आदमी ने पूछा था, तो उसने फिर ये मेरा जवाब काट दिया था। आप काट देंगे? सर आप बोलें, हम कोशिश करेंगे लगा दें। मुझे एक हदीस याद आ गई जब मैं ये मौला जट की डायलॉग लिख रहा था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ऐसे ही मेरे जहन में आया कि यार हज़रत अली करमुल्लाह वजह जिस जंग में जाते थे फतह करते थे। उम्र अब्द वद भी आया तो उसको मर्डर कर दिया। खैबर का किला नहीं फतह हो रहा था, उनको अलम दिया, उन्होंने खैबर फतह कर लिया। और तमाम कुफार की और यहूदियों की ये कोशिश थी कि वो अली को शहीद कर दें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो मैंने कहा कि यार एक तो वो मौला थे, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसका मैं मौला है उसका अली मौला। तो एक मौला तो ऊपर भी है जो सबका मौला है। बेशक। तो ऐसे मेरे जहन में आया तो फिर मौले को मौला ने मारा तो फिर मौला तो नहीं मरता। वो डायलॉग, और वो सबसे वायरल होने वाला डायलॉग था कि मौले नु मौला नहीं मारे थे। मौला बाद नहीं लोग मारा। उस डायलॉग को बहुत लाइक करते हैं, पर भी पसंद है। नवाया सोने उसको भी बहुत लाइक करते हैं। नवाया सोनिया, हाँ तो वो नवाया सोनिया भी आपकी ही लिखी हुई हाथ से? जी हाँ, लेकिन नवाया सोने जो है ना, इसमें क्रेडिट मेरा नहीं है। अच्छा, इसमें क्रेडिट एक्टर का है। कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जिनको इम्प्रोवाइज कर एक्टर लेते जो है वो अमर कर देता है। हैं। उसमें ये मुस्तफा कुरैशी साहब ने किया था बोल के नवाया सोनिया। वो एक सिचुएशन थी, ऊपर से उनकी जो डिलीवरी थी उसने डायलॉग को अमर किया। जैसे डायलॉग शोले, छोटा बड़ा हो गया। हाँ जैसे शोले में एक छोटे से मकालमे को उसने अमर कर दिया था। जो विलन था, क्या उसका नाम था? गब्बर सिंह। कितने आदमी थे। हाँ, ये कितना मशहूर हुआ। कितना मशहूर। हालांकि कितने आदमी थे, कोई मुकालमा नहीं है। बिल्कुल, नवाया सोने को मुकालमा नहीं है। अच्छा, ये कितनी हकीकत है इस बात में कि गब्बर को सुल्तान राही से रिलेट किया जाता था आपस में? ये लोगों का अपना ख्याल है कि गब्बर से वो, हालांकि गब्बर की परफॉर्मेंस बिल्कुल और है और सुल्तान राय की परफॉर्मेंस बिल्कुल और है। सुल्तान राय में जो एक खूबी है ना सर, वो दो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी हैं, एक में सुल्तान राय है, एक नूर जहाँ है। ठीक है। मैडम नूर जहाँ की क्वालिटी ये थी, उसके अलावा कोई भी सिंगर जो है अगर किसी हीरोइन के पीछे गा रही है, आप उसको स्क्रीन पर देखें, ये स्क्रीन है सिनेमास्कोप, लड़की यहाँ गा रही है तो उस सिंगर की आवाज़ भी उस लड़की के वजूद के इर्द गिर्द घूम रही है जी। अगर वो मैडम गा रही है तो एज टू एज चली जाएगी आवाज़। सुल्तान राय में भी यही था। एक्टर आम जब बोलता है तो वो जितना एक्टर होता है वहाँ आवाज़ रहती है। जब सुल्तान राय बोलता था ना, कहता नत्ता जंज बड़ी ठीक ठाक कहानी, रोटी कटनी नहीं चाहिए, तो एज टू एज जाता। मुस्तफा कुरैशी में भी ये नुक्ता है। मुस्तफा कुरैशी का उनकी हाइट तक रहता था। फिक्र ही ना कर सोनिया, मैं उस दिन रोटी खाने वाले बंदे लभने ने, पर मैनू बंदा कोई नहीं लभना। वाह, क्या बात है। तो सर ये जब इकट्ठे होते थे आफ्टर दी शूट और ये सब चीज़ें, जब आप बैठते बड़े थे, प्यारे दोस्त गपशप थे, लगाते बड़े थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते तो क्या शरारती थे? हाँ जी, शरारती थे या नहीं, बस नहीं, सीरियस से आदमी नहीं थे? जो शरारती उस तरह से नहीं थे। बाज़ एक्टर शरारती थे, अफजाल अहमद साहब शरारती थे। नहीं, सुल्तान राही साहब सुल्तान राय साहब कभी ऐसी शरारत नहीं करते थे, मजाक ज़रूर करते थे, शरारत नहीं करते थे। इन्होंने कहीं मस्जिद भी बनवाई थी सुना? एक नहीं, कई मस्जिदें बनवाई। एक मस्जिद का जिक्र ना करें, कई मस्जिदें। कहीं बारी मस्जिद। स्टूडियो की मस्जिद उनकी बनाई, शाहनूर स्टूडियो की मस्जिद उन्होंने बनाई, एवरनूर स्टूडियो की मस्जिद उन्होंने बनवाई। और जो वैसे मैंने उनके घर पे जाता था, मैंने कितने मौलवी देखे आते थे, कोई 25,000 लेके चला गया, 50,000 लेके चला गया, वो देते थे। और खूब अपने दौर में कमाया, बहुत खूब कमाया, हर चीज़ खूब कमाई, इज्जत भी, नाम भी दौलत कमाया, भी, इज्जत नाम भी कमाई, दुनिया भी कमाई और आखिरत भी कमाई। सही हो गया। सर सुल्तान राही साहब का अब अगर हम जिक्र करें तो कत्ल कैसे हुआ? इस्लामाबाद गए थे वो, इस्लामाबाद से वापस आए, मींद होटल पर उन्होंने दाल खाई। रिंग रोड पर पासबान होटल, पासबान कंडा था, वहाँ उन्होंने गाड़ी का टायर पंचर हो गया। लड़का उतरा, एहसन उसका नाम था, उनका हारवा के साथ होता, वो टायर पंचर नीचे खोलने लगा और ये इंतज़ार में गाड़ी के ऊपर यूँ दोनों हाथ रख के ना कोनियाँ खड़े हो गए। बैक से एक आदमी आया, लड़का, वो जो भी डाकू से कहें या चोर कहें, लुटेरा कहें, उसके पास कारबीन थी। उसने कारबीन उनके गर्दन पे रख के कहा कि हाथ खड़े कर ले, और उन्होंने इतनी तेज़ी से टर्न की कि वो बुखलाहट में उसका कारबीन का घोड़ा दब गया और वो गोली यहाँ से लगी और यहाँ से निकल गई, वो मर गए। ये तो है हकीकत। अब अफसाने ये हैं कि जी उनको वो प्लाट का कोई मसला था, आसिफ जरदारी साहब ने मरवा दिया। नॉट एट ऑल,
कोई कहता जी उनके कुछ मरासम थे, कुछ औरतों के साथ फलां था, ये था, तो बेगम ने साजिश करके मरवा दिया। लेकिन वो वैसे हमारे मुल्क की सुन्नत भी है कि बड़ा आदमी कायद आज़म से शुरू हो जाए, उनको जहर किसने दिया आजकल नहीं पता, आज तक नहीं पता चल सका। लियाकत अली खान को गोली शायद अकबर ने मारी, ये तो पता है, लेकिन किसने मरवाई ये पता नहीं चल सका। बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल करवाया ये पता नहीं चल सका। सुल्तान राय को किसने कत्ल कर दिया ये भी पता नहीं चल सका। ये हमारे मुल्क की सुन्नत है। 2013 में द लेजेंड ऑफ मौला जट बनी और फिर इतने साल बाद रिलीज़ हुई, इसकी क्या वजह थी? सर 2013 में साइन की फ़िल्म, तो 3 साल तो मैं और बिलाल स्क्रिप्ट पर बैठे रहे। तो हालांकि उसमें वर्किंग डे हमारे 107 है, बाकी हमारे गप मार के उठ के चले जाते थे। बिलाल का अपने एक स्टाइल है काम करने के, वो काम सर पे सवार नहीं करता। अच्छा। कई दफ़ा हम जाने इधर उधर गप्पे मारे, ये और ना सब कल काम करेंगे, आज गप्पे मारते हैं, ठीक है। 3 साल मुकाल में स्क्रीन पे लिखते रहे। फिर इसमें ये हुआ कि फिल्म बन गई, जिसे शुरू कर दी तो उस पर केस शुरू हो गया। किस चीज़ का केस? सरवर भट्टी ने टाइटल का केस कर दिया कि अच्छा। अब मौला जट टाइटल नहीं रख सकते, उनका रजिस्टर्ड नाम था। ठीक है। मैंने बिलाल से कहा, मैंने कहा बिलाल मुझे 2 लाख रुपया दे दो, मैं भट्टी साहब के पास जाता हूँ, मैं आपको ना दरख्वास्त वापस करवा देता हूँ। ठीक है। मेरे उनके साथ भट्टी साहब के साथ मरासम भी थे अच्छे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको कहूँगा यार मैं फ़िल्म लिख रहा हूँ तो छोड़ो परे। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने जिस वकील को किया तो उसने कहा जी पहले पेशे पर यूँ हो जाएगा फलाएं। मैंने उनको बड़ा समझाया, मैंने कहा देखें नाम उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है, दुनिया का कोई जज भी उसके ख़िलाफ़ फैसला नहीं दे सकता। सही बात है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास रजिस्ट्रेशन है। फिर मैंने उनको मिसाल भी दी कि शोले फ़िल्म इंडिया में बनी थी, किसी ने शोले नाम रखने की कोशिश की, उन्होंने केस किया, नहीं बन सकी मुड़ के। तो मैंने कहा ये तो एक क्लियर बात है, रजिस्ट्रेशन एक्ट मौजूद है, रजिस्ट्रेशन। लेकिन वो वकीलों का वो मसला था, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और फिर आखिरकार फिर बीच में सुलह सफाई करके काफ़ी वो जो है ना काफ़ी पैसे दिए, पता तो नहीं कि कितने पैसे दिए, लेकिन काफ़ी पैसे दिए, तकरीबन लाखों में या करोड़ों में? लाखों में। अच्छा। और फिर जाके सुलह हुई और फिर उसके बाद जब रिलीज़ होने का तो कोविड ने रोक ली, फिर 1 साल कोविड की वजह से नहीं लगाई। अच्छा। इस तरह से वो लेट हो गई और लेट होते होते 2022 में रिलीज़ हुई, 13 अक्टूबर को। और कितने का बिजनेस दिया इस वक्त पाकिस्तान में उसका बिजनेस जो है 126 करोड़ से ऊपर है और अभी चल रही है, तीसरे साल में है। तीसरे साल में भी स्टिल चल रही हाँ, है। चल रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये 2 हमजा अली बासी का किरदार था और दूसरी जगह पे वो थे फवाद खान, लोगों ने रिलेट किया उससे? नहीं, ये हमारी किस्मत कह लें, गुड लक कह लें, या बिलाल अशारी की जादूगरी कह लें, या मेरे स्क्रिप्ट की कोई कह लें, यानी सबको कंबाइन कर लें। ठीक है, कम्बिनेशन के लोगों को वो मौला जट याद नहीं आई, लेकिन जिन्होंने पहले मौला जट देखी थी, जो सुल्तान राय के आशिक थे, उन्होंने मुझे कहा कि नासिर साहब वो फिल्म 16 आने से, ये फिल्म 2 आने में, ये भी किया। लेकिन जो पब्लिक थी उन्होंने कहा नहीं, फिल्म ये है, यही है फिल्म। सुल्तान राही साहब के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहें कैमरे पे? मैं सर सुल्तान राय की रूह की आपको बात बता देता हूँ कि अंदर से वो क्या था और वो क्या चाहता था। आप उसकी रूह को शेर की सूरत में बयान करूँगा कि ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब, आप तशरीफ़ लेके आए और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया नासिर अदीब साहब, मैं कहता हूँ कि हर पहलू सुल्तान राही साहब का आपने बयान किया और जिस अंदाज से बयान किया है, मुझे लगता है आपसे बेहतरीन आदमी कोई नहीं बयान कर सकता। जिस तरह आपने साथ उनके टाइम गुजारा और जिस तरह की पर्सनैलिटी वो थे, ये सब बातें आपने सुनो पॉडकास्ट में सुनी। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।